नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे मैथ्स सीखो पे। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे मूल विधि और संविधान का पेपर, जो कि घटना चक्र जो बुक है वहाँ से लिया जा रहा है। और घटना चक्र से मूल विधि और संविधान के बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉमन पड़ते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में। तो जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ से आपको क्लियर विजन मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि मूल विधि और संविधान से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सेट 1 है, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और ये लाइव चल रहा है, लाइव रोज रात 10 बजे से होगी। तो जिनको भी ये घटना चक्र का पीडीएफ लेना है, बुक खरीदना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को यूपीएससी 2021 के लिए मूल विधि संविधान घटना चक्र से। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, सेट 1, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मूल विधि और संविधान से। यहाँ पे आईपीसी, आईआरपीसी सब देखेंगे हम लोग। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और रोज रात को लाइव आके टेस्ट लगाया करें। तो जैसे कि आप देखते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू कब हुई थी, ये आपको बताना है। और ये देख सकते हैं यूपीएससी 23 जुलाई 2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो इसका आंसर जानेंगे, और आंसर हो गया ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1862 ईस्वी से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा लागू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेंगे और ये देख लेंगे कि देखो यहाँ पे 1862 से तो यहाँ पे लागू किया गया था, मगर इसको मंजूरी जो गवर्नर जनरल से कब अनुमति मिल गई थी, 6 अक्टूबर को ही 1860 में ही मिल गई थी, ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1862। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए आपके कि अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली थी, तो 6 अक्टूबर 1860, और लागू कब हुआ था, तो 1862 ईस्वी में लागू हुआ था। याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद रहे, लंबे समय तक याद रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। बहुत हार्ड। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा जो है किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, ठीक है। भारतीय जो संहिता है उसके नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से 1860 की धारा 1 संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मेंस रिया किससे तात्पर्य है, मेंस रिया का तात्पर्य किससे है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेंस रिया से तात्पर्य है दुराशय। देखिए यहाँ पे 4 चीजें हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा कि अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जो नेसेसरी एलिमेंट कह सकते हैं अपराध के। वो होता है मानव, आपराधिक मनस्थिति या दुराशय। दूसरा होता है आपराधिक कृत्य तथा ऐसे कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति, ठीक है। तो ये चीज होता है ना। लेकिन जो कार्य का हेतु, जो मोटिव होता है, वो अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ देता आपसे कि इन चारों में से आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाता है हेतु, ठीक है। ये जो मोटिव होता है वो अपराध का आवश्यक तत्व में नहीं आता है, बाकी आशय, ज्ञान और दुराशय जो है आते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है, किस चीज का द्योतक है बताना है आपको। चलिए इसका सही आंसर जानेंगे, ऑप्शन हो गया डी। यहाँ पे जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का जो संहिता में स्त्री शब्द क्या है, द्योतक है। स्त्री किसके लिए बोला गया है, जन्मजात बालिका सहित से लेकर किसी भी आयु की महिला को स्त्री कहा गया भारतीय दंड संहिता में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, चाहे वो जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। दोस्तों इस वीडियो में टोटल हम लोग 40 एमसीक्यू देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे और डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। बस वीडियो पे कमेंट करते रहें और अपना आंसर लगाते रहें। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कि जो स्त्री शब्द है वो कौन सी धारा में लगाया गया है, कौन सी धारा में वर्णित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में यह वर्णित है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री द्योतक है। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी आयु की स्त्री। और ये कौन सी धारा, धारा 10 में है, ठीक है। चलिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, इंडियन पेनल कोड में कौन सी धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, तो ये हो जाएगा धारा जो है 18 में, धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, भारत को परिभाषित किया गया और इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत के समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर भी राज्य भी क्या है, अभिप्रेत आ गया है। चलिए, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 34। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं और धारा 149 में सामान्य उद्देश्य, धारा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अतिचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित है। तो यहाँ पे 3 धारा आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देख लेना। पहला तो ये धारा 34 इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या दिया है कि सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान है। दूसरा धारा 149 यानी 149 है, जिसमें सामान्य उद्देश्य, और 297 में क्या है, कब्रिस्तानों आदि में अतिचार एवं धारा 316 में क्या है, सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान है। तो ये तीनों धारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर देखना और टेस्ट लगाते रहो भैया। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद क्या है? प्रसिद्ध वाद कौन है बताइए। बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्पेरा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद दिए थे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो वरिंद्र कुमार घोष बनाम इम्पेयर का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 प्रसिद्ध वाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये था क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, अपराध की परिभाषा दी गई है। जो अपराध है उसको किसमें दिया गया है परिभाषा बताइए। सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दिया गया है अपराध की परिभाषा। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा डिटेल अगर आप लोग जान जाएंगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, ठीक है। तो अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जैसे कि अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो टोटल जो आपका जो अपराध है उसके बारे में यहाँ पर टोटल डिटेल में दिया गया है। आप पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, और पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे दिया हुआ लिंक, वहां से आप खरीद सकते हैं पीडीएफ को। क्लियर है। चलिए, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, ठीक है। तो स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? भारत के किसी स्पेसिफिक जगह पर लागू होगी, ठीक है। चलिए, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के दंड? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 तरह के दंडों की व्यवस्था की गई है। वो कौन कौन से, ध्यान से हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार, तो कौन सी धारा आती है इसके? देखिए, जो दंड का जो धारा है वो 53 के अनुसार आता है। और अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय वो कौन कौन से है? पहला है मृत्यु दंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, और जो 2 भांति का है अर्थात, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, तो एक जल्लाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो यहाँ पे 2 तरीके, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ और सादा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मृत्युदंड होता है, कारावास होता है, आजीवन कारावास होता है, और होता है कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा है सादा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है संपत्ति का समापहरण, और 5वां है जुर्माना या अर्थदंड। ये 5 तरीके के, टोटल 5, हमेशा याद रखना, 5 तरीके के यहाँ पे आपको दंड मिलेंगे आईपीसी के तहत। चलिए, एक जल्लाद को मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 78। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 78 जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? यूपीएससी वालों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये प्रति महीने का फीस होता है। आप ग्रुप ज्वाइन करके पूरा पीडीएफ और नोट्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मैकनॉटन का वाद जो है यहाँ पे उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। और देखिए, मैकनॉटन ने क्या बोला था यहाँ पे, इनका जो वाद आया था 1843 का, उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, इंसैनिटी के ऊपर
संबंधित है। चलिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिकता मतता के आधार पर प्रत्यक्षा से संबंधित है? अनैच्छिक मतता। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 85। ठीक है, और इनका जो धारा था ये 1843 में आया था इनका वाद, और ये इसका ऑप्शन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 85। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे इसके बारे में, तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो, अनैच्छिकता मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा यानी बचाव का प्रावधान है आर्टिकल 85, धारा 85 में। ठीक है, अब देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में 84 में विकृत चित्तता के आधार पर, विकृत अगर आपकी मानसिकता कमजोर है उसके आधार पर बचाव किया जा सकता है। और धारा 86 में ऐच्छिक मतता, मतलब इच्छा से अगर आपने किया है तो उसका। और 87 में किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहित कारित करने का आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। प्रतिरक्षा मतलब होता है अगर आपने कोई काम कर दिया, कोई आपने अपराध कर दिया, तो उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, तो उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 85 में है, जो कि अनैच्छिक होता है। और 84 में होता है विकृत वाला, 86 में होता है ऐच्छिक वाला। याद रखना है आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, बताइए। बहुत हार्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, षड्यंत्र। ठीक है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो धारा है वो किस में आता है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। ठीक है, और ये कौन से धारा 103 107 के अंतर्गत आता है? भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? आपराधिक षड्यंत्र बोला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 120 के अंतर्गत जो है आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड घोषित किया गया, दिया गया है। ठीक है, चलिए, और 120 ए में क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 120 ए में क्या है, आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। ध्यान से देखिएगा, दंड दिया गया 120 में, 120 का बी में, और उसकी परिभाषा दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा 120 के ए में। और 120 ए में भारत सरकार, 121 ए में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि के दंडनीय बनाया गया। ठीक है, तो ये 120 से लेके आपके 124 तक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंड किया जा सकता है। बताइए कौन सा अपराध यहाँ पे कहलाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजद्रोह के लिए। ठीक है, चूंकि यह सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं इसलिए इन्हें राजद्रोह के लिए दंड दिया जा सकता है। अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा 124 में क्या है ना कि राज्यपाल, राष्ट्रपति इनके द्वारा, तो 124 का राजद्रोह को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार जो कोई बोले या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों या दुष्रूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या करेगा, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक हैं? विधि विरुद्ध जमाव के लिए, जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो उनका जमाव है, इनका कोई ग्रुप बना हुआ है, तो कम से कम कितने व्यक्ति अगर इकट्ठे हो गए और विरोध करने लगे तो कितने व्यक्ति चाहिए यहाँ पे? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, 5 व्यक्ति। कम से कम 5 व्यक्ति इकट्ठे खड़े होकर अगर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो उसे कह देते हैं विधि विरुद्ध जमाव। क्लियर? चलिए, और इसका जो प्रावधान है परिभाषित कब किया गया? देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा की गई है, जिसमें से बोला गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। क्लियर है? चलिए, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है कि संहिता 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो जा सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 व्यक्ति। तो ध्यान दे दीजिएगा, जो विरुद्ध जमाव है उसके लिए भी कम से कम 5 आदमी होने चाहिए, और जो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए भी कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा 153 के ख में यह चीज लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ख में अभी हम लोगों ने बताया, ठीक है, लांछन प्राख्यान इसके बारे में। क में धर्म का है, मूलवंश जन्मस्थान इसके बारे में है, ठीक है, और 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है, तो इंपॉर्टेंट है। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करता है? कौन सी धारा दंगा को, मतलब दंगा क्या होता है? ऑप्शन ए, यहाँ पे धारा 159 में दंगा के बारे में परिभाषा दिया हुआ है, और यहाँ पे 59 में परिभाषित किया गया, जबकि धारा 160 में क्या है? दंगा के लिए दंड दिया गया है, और धारा 161 में निरसित हो चुका है, और धारा 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है। याद रखना हमेशा। तो 159 से शुरू होता है क्या? दंगा, और खत्म हो रहा है 161 पे, तो ये भी याद रखना आपको। 59 में परिभाषा, 60 में दंड, और धारा 161 निश्चित हो चुका है, ठीक है, याद रखना। चलिए, लोक सेवक के लोक नृत्य कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है, अंतर्गत धारा। लोक सेवक के जो लोक कृत्य हैं उनके निर्वहन में जो काम कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप बाधा डालोगे तो कौन सी धारा के अंतर्गत आपको अपराध का दंड मिलेगा? और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 186 भारतीय दंड संहिता में, ठीक है। चलिए अगला, मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में? अगर आप झूठा प्रूफ देते हैं तो उसके लिए भी आपको दंड मिल सकता है, और ये भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में वर्णित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा 191 के तहत आपको दंड मिल जाएगा मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन का सेट है। टोटल 40 MCQ हम लोग देखने वाले हैं, और आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है जो भी आपको आंसर पता हो। रोज रात को 10 बजे आप आके टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बताइए। ये हो जाएगा धारा 376 का क में यह वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेग बनाम गोविंदा। रेग बनाम गोविंदा वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या यानी मर्डर के अंतर को स्पष्ट किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए, रेग बनाम गोविंदा के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित सदोष मानव वध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो ध्यान रखना, 299 हो गया सदोष मानव वध और 300 में हो गया हत्या, ठीक है, परिभाषित किया गया है। और मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जैसे ही अगर अब बोल दिया जाए कि रेग बनाम गोविंदा का जो वाद आया था उस समय जज कौन थे, न्यायाधीश कौन थे, तो मेलविल जज थे। क्लियर। चलिए, KM नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है, किसके संबंध में यह वाद दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में जो वाद दिया गया था उसका नाम था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है। चलिए, मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे, तो भारतीय दंड संहिता किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है कौन सी धारा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 304 के ख में यह अंतर्विष्ट है। क्लियर। चलिए,
अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध है? कौन सी धारा में? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 364 के क में। धारा 364 के क में ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक उत्पीड़न यानी जेंडर वाइज जो होते हैं उसके बारे में, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जो है यहाँ पे सिद्धांत दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके सामने, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है? कौन सी धारा में चोरी को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 378। ठीक है, 378 में आर्टिकल बोल रहा हूँ, धारा 378 में जो है यहाँ पे चोरी को परिभाषित किया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं आप 378 के अधीन चोरी परिभाषित है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की, तो ये आपको चोरी का पता ही है। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। चोरी हो गया 378 और लूट हो जाएगा ऑप्शन सी 390। 390 धारा ये होता है लूट से और 378 होता है चोरी से। ठीक है, चलिए, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी, चोरी या उद्यापन। चोरी या उद्यापन अगर आप करते हैं तो ये जो है डकैती जो है करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। 391 डकैती को परिभाषित करता है और 391 का अनुसार डकैती में क्या होता है? लूट सम्मिलित है और लूट चोरी या उद्यापन का उग्र रूप है, अतः डकैती में चोरी या उद्यापन दोनों ही शामिल होती हैं। चलिए, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? किसी व्यक्ति को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। और धारा 96 में क्या होता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। 96 में उसका परिभाषा दिया गया, 97 में बोला गई कि आप अपना रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, 98 में क्या होगा? देखो यहाँ पे 96 में हो गया उसका परिभाषा, 97 में रक्षा कर सकते हैं। 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जो विकृत चित्त आदि हो। और धारा 100 में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96 से लेकर 100 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार नहीं होगा, किस मामले में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य होता है उसमें आपका आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। चलिए, आत्मरक्षा का अधिकार है, बताइए आत्मरक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, सब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 96 के बाद में दिया गया है अपराध के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता में यह चीज दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है और कौन सी धारा है? यहाँ पे धारा 354 के अंतर्गत ये चीज एक दंडनीय अपराध है अगर आप किसी महिला की लज्जा भंग करते हैं, तो जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर व संपत्ति दोनों से। अगर आप पे कोई लूट मचाने आता है या आप पे डकैती करने आता है तो इन दोनों से आप बच सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे 97 के अनुसार दिया गया। भारतीय दंड संहिता की आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? 376 अभी मैंने बताया। चलिए, हत्या तो होगी नहीं, ठीक है, और ये कन्या भ्रूण हत्या होगी नहीं, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, बलात्कार। तो 376 जो है धारा वो किसके लिए है? बलात्कार के लिए संबंधित दंडों से यहाँ पे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे।
बलात्संग या बलात्कार के लिए दंड से संबंधित धारा 376 75 में इसकी जो परिस्थितियों को बताया गया है कि जिनमें बलात्संग के अपराध का गठन हो सकता है या होता है। ठीक है, तो 375 में इसके स्थितियों को बताया गया है, परिस्थितियों को, और 376 में उसका दंड दिया गया है। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है, क्योंकि ये क्विज का आंसर है, क्विज का क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। और ये क्वेश्चन सेम है, मैंने पहले देखा हुआ है, अभी हम लोगों ने पहले देखा हुआ। तो ये रहेगा आपका क्विज का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। जिनका भी सही आंसर आएगा और सबसे पहले आंसर आएगा, उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करते रहें, और जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बुक खरीदना है, ये आपको मूल विधि और संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट, तो यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, वहाँ से आप बुक ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।